केस 1 में अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ एक प्रॉब्लम्स हम और लेते हैं पहले, ठीक है। एंड सपोज क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का लेते हैं, वाईडीएसी से अलग। सपोज ये स्क्रीन है और ये हो गया S1, ये हो गया S2। S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और D की वैल्यू लेट से हमको दी हुई है 2.5 लैम्डा, ठीक है। और इधर कोई पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ स्क्रीन पे, और उस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन सपोज थीटा है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का y है जो हमें जनरली निकालना होता है, और यहाँ से यहाँ का ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है सेंटर से, ये कैपिटल D है। कैपिटल D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, क्योंकि इस कंडीशन के बिना तो हम कोई भी मैथ्स लगा ही नहीं पाएंगे। अब देखो इस सिचुएशन में और जो हमारा डिफॉल्ट वाला वाईडीएसी है उसमें क्या फर्क है। डिफॉल्ट वाले वाईडीएसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो S1 S2 होती है और जो स्क्रीन होती है तो वो दोनों पैरेलल बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, S1 S2 और स्क्रीन जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाईडीएसी नहीं है। बट अगेन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सब सिचुएशन सारी सेम है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड ए पार्ट में y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, बी पार्ट में y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और सी पार्ट में नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन स्क्रीन। देखो कैपिटल डी के टर्म्स में आंसर आएगा, ट्राई करो पहले इसको। देखो इसमें बेसिक से ही चलेंगे, बेसिक। पॉइंट आप कितना बता रहे हो? सर 0.4D। 0.4D आ रहा है। देखते हैं, आंसर याद तो नहीं है। तरीका ये कि हम S1 को P से ज्वाइन करेंगे और S2 को P से ज्वाइन करेंगे। देखना ध्यान से, ये बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। और इस बार जब हम लोग डेल्टा एक्स लिखेंगे, डेल्टा एक्स P पॉइंट पे, तो अभी तक S2P माइनस S1P करते थे, लेकिन यहाँ तुम देखोगे तो S1 बड़ा है तो इसको लिख देंगे S1P माइनस S2P। तो डिफरेंस है तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंस निकालने के लिए हम इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाएगी, और इतना जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आ जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो ये डिफरेंस ध्यान से ऑब्जर्व करो तो डी कॉस थीटा आएगा इस बार। इस डिफरेंस को अगर तुम ऑब्जर्व करो सही से तो ये इस बार कॉस थीटा आएगा। यही सबसे बड़ी खास बात थी इसमें, इसमें और वाईडीएसी में यही फर्क है। तो अब देखो फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स लैम्डा होना चाहिए, डी का वैल्यू रख दो तो ये आएगा 2.5 लैम्डा कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 2/5। अब देखो कॉस थीटा अगर 2/5 है तो टेन थीटा क्या लिखेंगे, तो भाई कॉस थीटा अगर 2/5 है तो टेन थीटा क्या √21/2 बनेगा, और टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे y अपॉन कैपिटल डी। तो y की वैल्यू प्लस माइनस √21D/2 आएगा। बोलो अप्रोक्सीमेटली ये प्लस माइनस 2.3D आएगा, चेक करो। हम्म
इसी तरह से फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 2 लिखेंगे, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 1/5 आएगी, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू √24/1 बनेगी। और इसको फिर से y/कैपिटल D लिखेंगे, तो y की वैल्यू ±D√24 आएगा। देखो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, ए पार्ट एंड बी पार्ट। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? यहां तक जो किया उसमें कोई डाउट है तो? हम्म, ठीक है। और सी पार्ट में हम लोग डेल्टा एक्स को लिख रहे हैं डी कॉस थीटा और इसको एन लैम्डा। तो यहाँ से एन का मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालें तो ये आएगा डी बाई लैम्डा। तो एन का मैक्सिमम वैल्यू आया 2.5। अब जरा एक बात और ध्यान से देखना, एन का मैक्सिमम वैल्यू 2.5 आया है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कौन से थीटा पे होगा बताओगे? एन का वैल्यू 2.5 कौन से थीटा पे पॉसिबल होगा? 0 दिख रहा है। 0 डिग्री पे होगा। और खास बात बस यही है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पॉसिबल है। जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री स्क्रीन के ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। लेकिन यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 मतलब स्क्रीन का सेंटर वाला पॉइंट हो गया, तो थीटा इक्वल टू 0 पॉसिबल है यहाँ पे। और यहाँ पे सिचुएशन पूरी की पूरी पलट जाएगी। कैसे? यहाँ पे स्क्रीन का जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे n की वैल्यू 2.5 है। n 2.5 का मतलब कौन सी डार्क फ्रिंज है ये? n का मतलब 2.5 मतलब कौन सी डार्क फ्रिंज? तो क्या ये थर्ड डार्क फ्रिंज होगा? Yes. n की वैल्यू 0 कौन से थीटा पे होगी? तो n की वैल्यू 0 थीटा 90 पे होगी। तो थीटा 90 जो है वो नॉट पॉसिबल ऑन स्क्रीन बनेगा। एंड n0 का मतलब होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, याद है? तो इस बार सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो क्योंकि इन्फिनिटी पे जाएगा तो वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा। स्क्रीन पे जो फॉर्मेशन है वो n इक्वल टू 0.5 से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 0.5 होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा। इसी तरह नीचे 2 होगा, 1.5 होगा, 1 होगा और 0.5 होगा। तो बताओगे मिनिमा कौन कौन से हो गए? तो मिनिमा हम लोग काउंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना जरा। मिनिमा बनेंगे n की वैल्यू ±0.5 ±1.5, लेकिन 2.5 में प्लस माइनस नहीं होगा, 2.5 एक ही है जो सेंटर पे है। और मैक्सिमा कितने बनेंगे? मैक्सिमा ध्यान से देखोगे तो n इक्वल टू 0 तो बनेगा नहीं, तो n इक्वल टू ±1 है और n इक्वल टू ±2 है। तो हमारे आंसर हो जाएंगे 5 मिनिमा एंड 4 मैक्सिमा। ध्यान से देखो कैसे डिसाइड किया। कुछ भी डाउट है छोटा बड़ा बताओ। देखो ये जो नाम है ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड, ये n की वैल्यू के हिसाब से है। ये इस हिसाब से नहीं है कि वो सेंटर पे बन रहा है या कहाँ बन रहा है। तो देखो जैसे इस केस में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यानी n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे बन रहा है। n इक्वल टू 0 यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे बन रहा है, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट को हम लोग स्क्रीन पे नहीं फॉर्म लेते हैं ना, स्क्रीन पे पूछा हुआ है तो फिर हम उसमें से वो 90 वाला पॉइंट हटा देते हैं। क्लियर है? बताओ कोई डाउट इसमें?
हम्म, ठीक है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, और एक देखते हैं। सपोज ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और S1 हो गया, S2 हो गया, और S1 S2 के बीच में डिस्टेंस हो गया 4 लैम्डा। और हम इस सर्कुलर स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट P पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन स्क्रीन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन स्क्रीन। देखो, करो ट्राई। देखो इसमें ध्यान से प्रोसेस वही करेंगे, हम S1 से P और S2 से P दो लाइट रेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और डेल्टा एक्स किसी भी पॉइंट पे अगर लिखेंगे तो डेल्टा एक्स बनेगा S1P माइनस S2P। और ध्यान से देखो कि अगर हम इसको D बोल दें, इस डिस्टेंस को, तो ये भी थीटा होगा, तो ये वैल्यू आएगी D cos थीटा। देखो, तो थीटा जहां 0 डिग्री है, ध्यान से देखो, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो उस वक्त n की वैल्यू d बाई लैम्डा होगी, तो d बाई लैम्डा करेंगे तो ये 4 आएगा। यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा है। और एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट जो इसके इस पॉइंट पे है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान से बताओगे डेल्टा एक्स कितना होगा। देखो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो n की वैल्यू 0 है। 0 का मतलब हुआ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ का मतलब हुआ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ 4 लैम्डा है। तो बताओ कि 0 और 4 लैम्डा के बीच में कितने पॉइंट बनेंगे मैक्सिमा वाले। तो देखो, 0 और 4 लैम्डा के बीच में लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, और 3 लैम्डा आएगा। बताओ, आएगा ही नहीं आएगा। और इसी तरह तुम पूरे स्क्रीन के ऊपर देखो, तो यहाँ भी 4 लैम्डा होगा, यहाँ 0 होगा। तो अब काउंट करो कितने बनेंगे टोटल, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, इसी तरह इधर भी 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, चारों तरफ है ना स्क्रीन। तो टोटल मैक्सिमा कितने आ रहे हैं, क्यों भाई? 16 आएंगे। देखो, टोटल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन 16 निकल के आएंगे।
बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर इसी में हमसे पूछ लिया जाए कि भाई एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? 2 लैम्डा। तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालोगे तो 1/2 आएगा और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम किसी भी मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमा पूछी थी इसलिए मैक्सिमा सिर्फ दिखाई है, इसमें मिनिमा भी आ रही होंगी ना हर दो मैक्सिमा के बीच में। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? बोलो। हम लोग YDAC एंड इट्स वेरिएशंस स्टडी कर रहे थे और ये इसमें से फर्स्ट वेरिएशन था। फर्स्ट वेरिएशन जिसमें लिखा था व्हेन एंगल थीटा इज नॉट स्मॉल। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे वेरिएशंस हैं। तो सेकंड में आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज व्हेन whole setup of YDAC is immersed in a transparent liquid. When whole setup of YDAC is immersed in a transparent liquid. तो बताओगे क्या होगा? YDAC में मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है स्मॉल डी। स्मॉल डी मतलब कि दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। कैपिटल डी का मतलब है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। और लैम्डा, लैम्डा यानी लाइट की वेवलेंथ। तो क्या लगता है कि जब हम उस पूरे सेटअप को पानी के अंदर डाल दें, सपोज वाटर के अंदर, तो कौन सी क्वांटिटी है जिसमें इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल डी, स्मॉल डी या लैम्डा? लैम्डा में इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा लैम्डा मान लो एयर से और लैम्डा हम वाटर में जाते हैं, ठीक है, म्यू में जाते हैं, तो लैम्डा में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी याद है? डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? म्यू में जा रहे हैं अगर 1 से म्यू में, तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगी। याद है नहीं याद है? हाँ सही है। देखो जिस प्रपोर्शन में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी उसी प्रपोर्शन में वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और म्यू उसी प्रपोर्शन में बढ़ता है, ठीक है ना? तो इसमें बस इतनी बात लिख दो, छोटा सा ही वेरिएशन है ये। इसमें लिख देंगे कि इन दिस केस wavelength of light will decrease to mu times। और अब ये बताओ कि अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो पैटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिफॉल्ट वाले YDAC में वेरिएशन करना। डिफॉल्ट वाले YDAC में अगर हम पानी के अंदर ले जा रहे हैं तो जो हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट डार्क फ्रिंज, उन पे दिखने में हमें क्या फर्क नजर आएगा? क्या नजर आएगा? जल्दी दिखेगा, छोटे छोटे डिफरेंस। जल्दी नहीं दिखेंगी, पास दिखेंगी। पास ज्यादा डिस्टेंस। बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पैटर्न था, जो एक्सपैंड था, वो कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं? यस सर, यस सर, यस। होल पैटर्न will be compressed towards center of screen।
होल पैटर्न विल बी कंप्रेस्ड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा डैश जो होगा वो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या हो जाएंगी, तो नई लोकेशन जो होंगी वो होंगी एन लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन डी। तो अगर लैम्डा डैश की वैल्यू डाल दें तो ये हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, सॉरी एन लैम्डा डी अपॉन, हाँ ठीक है, म्यू डी। और वाई डार्क फ्रिंज की लोकेशन, तो डार्क फ्रिंज की लोकेशन हो जाएंगी 2n+1 लैम्डा डैश कैपिटल डी अपॉन 2d। तो ये हो जाएगा 2n+1, 2n+1 लिखो या 2n-1 एक ही बात है, ठीक है ना। तो बस n की स्टार्टिंग वैल्यू का ध्यान रखना बस, अपॉन 2 म्यू डी, ठीक है ना। तो वेवलेंथ will decrease to mu times and pattern will be compressed towards center of screen. तो इसमें देखो एक ये भी बोल सकते हैं कि number of fringes in a particular segment of screen will increase to mu times। ये कैसे बोला बताओ, ये समझ में आ गया? मतलब कहने का है कि जितने पोर्शन में पहले सपोज n फ्रिंजेस बन रही थी, जितनी डिस्टेंस में n फ्रिंज बन रही थी, अब उतनी ही डिस्टेंस में ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी क्योंकि सारी फ्रिंज की डिस्टेंस जो है वो पास पास आ गई है। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू अगर देखें तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू भी w डैश जो है वो लैम्डा d अपॉन म्यू डी हो गया है। तो w डैश की वैल्यू w अपॉन म्यू लिख सकते हैं। तो जितने डिस्टेंस में पहले x फ्रिंजेस आ रही थी अब उतने ही डिस्टेंस में म्यू x फ्रिंजेस आएंगी। ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लो बस, ये तो सिंपल सा ही है। When a YDSE is completely immersed in an unknown liquid, when a YDSE is completely immersed in an unknown liquid, then third bright fringe now forms at a point earlier occupied by second dark fringe. To find refractive index of liquid. Third bright fringe now forms at a point earlier occupied by second dark fringe। मतलब पहले जहां second dark fringe थी अब वहां पे थर्ड ब्राइट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखो निकालो। देखो कह रहा है कि अभी जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है यानी कि y डैश थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू y सेकेंड डार्क फ्रिंज, बस इक्वल कर दो। तो अभी का थर्ड ब्राइट फ्रिंज क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन म्यू डी, बताओ बनेगा। और पहले का सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो सेकेंड डार्क फ्रिंज होता है 1.5, तो 1.5 लैम्डा डी अपॉन डी, बोलो। तो यहां से म्यू की वैल्यू 2 आ रही है। तुम लोग नाम नहीं याद किए ना, नाम ही तो याद रखना है, यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 ही आ रही सर वो सर मिस्टेक कर दी सर। यस वो नाम में ही मिस्टेक की है, वो नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। बाकी तो कुछ चैप्टर बहुत इजी है। सेकंड डार्क के लिए कहाँ है और थर्ड ब्राइट कहाँ है।
एक और इसमें करना, मैंने YDAC is completely immersed in an unknown liquid, then intensity at first bright fringe earlier has changed to 75% of maximum intensity. Find possible values of refractive index of liquid. Intensity at first bright fringe earlier has changed to 75% of maximum intensity. Find the possible values of refractive index of liquid. अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे सपोज ये है इंटेंसिटी, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये था अर्लियर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% इंटेंसिटी हो गई है, तो ये मैंने 75% ऑफ आई मैक्स वाली लाइन बनाई। क्यों भाई, ये 4I0 है और ये 3I0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है, या ये पॉइंट आ गया है, या ये पॉइंट हो गया है। ऐसे सोचो कि कंप्रेस हुआ है ग्राफ, हुआ है ना। अब ग्राफ अगर कंप्रेस हुआ है तो वो जो आगे वाले पॉइंट्स हैं वो इधर आ गए होंगे, बोलो। तो अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से अगर हमें जनरल वैल्यू लिखनी है तो इन पॉइंट्स का यहां से डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बताओ। डिस्टेंस क्या बनेगा, जनरल डिस्टेंस y का वैल्यू, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो अब इस पॉइंट पे आ गए हैं, पॉइंट ए पे, मतलब म्यू से डिवाइड हो गए हैं। तो y की जनरल वैल्यू क्या लिखोगे पहले तो y की जनरल वैल्यू निकालने के लिए चाहो तो स्टार्टिंग से वैसे ही कर लो। पहले हम लोग करेंगे 3I0 इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, क्यों भाई। तो इसमें अगर हम सबसे बेसिक वैल्यू निकालें फाई की तो क्या आती है निकल के, तो √3/2 बनता है। √3/2 मतलब कि 30, तो ये आता है 2π/3। तो इसका मतलब यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आती है λ/3। क्यों, एक बार चेक करो, कैलकुलेशन यही है ना। √3/2 बनेगा, √3/2 का मतलब हुआ π/6 हुआ, सॉरी है, क्यों भाई चेक करो जरा, π/6 हुआ। तो फाई की वैल्यू π/6 है, π/3 बन जाएगी फाई की वैल्यू। तो डेल्टा x की वैल्यू λ/6 आएगी। λ/6 हो सकती है लैम्डा प्लस माइनस λ/6 हो सकती है 2λ प्लस माइनस λ/6 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू बनेगी λD/6D प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस λ/6 D/D, इस तरह से बढ़ते जाओ, 2λ प्लस माइनस λ/6 D/D। तो ये सारी वैल्यूज बनेंगी। तो अगर हम जनरल वैल्यू लिखें
अब एक बात का ध्यान रखना, हमें ये पहले वाले पॉइंट नहीं लेने हैं। कौन से? ये और ये पॉइंट हटा देने हैं। हमें पॉइंट 1 के आगे के ही पॉइंट लेने हैं। ये बात समझना ध्यान से। तो पॉइंट 1 के आगे की पॉइंट चाहिए, यानी कि लैम्डा से तो आगे ही वाला पॉइंट चाहिए हमको। तो जनरल वैल्यू लिखें अगर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू n प्लस माइनस 1/6, देखना ध्यान से, इंटू लैम्डा डी अपॉन डी, और n की वैल्यू जो हम यहाँ पे रखेंगे वो n की वैल्यू माइनस वाली नहीं लेनी है, हमें प्लस वाली ही लेनी है। तो n की वैल्यू -1 तो यहाँ से हटाओ, n की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 इस तरह से। और अगर n -1/6 लिख रहे हैं लैम्डा डी बाई डी, तो इसमें n की वैल्यू हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो व्हेन इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, तो लिक्विड में इमर्स होने के बाद y की वैल्यू अपॉन म्यू हो जाएगी। तो इसको लिख देते हैं n प्लस माइनस 1/6 लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट हो जाए लैम्डा डी बाई डी। तो यहाँ से तुम्हें म्यू की वैल्यू n प्लस माइनस 1/6 बनेगा, लेकिन n की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अगर प्लस वाला ले रहे हो तो n 1 से स्टार्ट कर देंगे, और माइनस वाला ले रहे हो तो n 2 से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि वो 1 से तो ग्रेटर ही आनी चाहिए म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू देखें तो सबसे कम वाली क्या बन रही है? सबसे कम वाली बन रही है 7/6। 7/6 के बाद देखो क्या बनेगी, 11/6। 11/6 के बाद 13/6, इस तरह से सीरीज बन रही है। देखो फिर हो जाएगा 17/6, 19/6, ये सारी वैल्यूज आएंगे आंसर। देखो ध्यान से कैसे किया, क्लियर है या नहीं? करना क्या था ये तो समझ में पहले से आ रहा था, बट उसको मैथमेटिकली कैसे प्रोसीड किया है वो थोड़ा ध्यान से देख लो। बोलो, मतलब मिनिमम वैल्यू अगर म्यू की पूछी जाती तो 7/6 होता, क्योंकि वो जो पॉइंट नंबर 1 है वो ए पे आ जाता। अगली वैल्यू अगर 2 ए पे आ गया है, और अगली वैल्यू अगर 3 ए पे आ गया है, और अगली वैल्यू अगर 4 ए पे आ गया है, लेकिन 1 के पहले वाले पॉइंट नहीं आए हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोलिए। सर जो आपने n-1/6 लैम्डा d बाई डी में हाँ, n की वैल्यू 2 से क्यों स्टार्ट करी है? वो 2 से इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 1 स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा हमको, अच्छा ठीक है सर। है ना। और तुम अगर म्यू निकालोगे, गलती से मान लो निकाल भी दिया, तो म्यू की वैल्यू 1 से कम आ जाएगी, तो म्यू 1 से कम थोड़े ना होगा। यस सर। और कोई डाउट इसमें? So this was second variation in which YDAC is completely immersed in a liquid। तो completely immerse करने का जो इफेक्ट है वो सिर्फ लैम्डा पे आता है, लैम्डा की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसे इमेजिन करो कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड वेरिएशन में, और थर्ड वेरिएशन लिखेंगे YDAC
YDAC with white light, YDAC with white light. white light मतलब कि जिसमें वेवलेंथ जो है वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में वेरी कर रही है. तो अभी तक जो YDAC हम लोग कर रहे थे वो कौन सी लाइट से यूज कर रहे थे? फिर अगर ये व्हाइट लाइट है तो अभी तक जो हम कर रहे थे तो उसमें कौन सा वेवलेंथ यूज कर रहे थे? क्यों भाई? मोनोक्रोमैटिक. अभी तक जो लैम्डा हम लोग यूज कर रहे थे वो मोनोक्रोमैटिक था. मोनोक्रोमैटिक मतलब लैम्डा की एक ही वैल्यू थी. अब ऐसे सपोज करते हैं कि लैम्डा की बहुत सारी वैल्यूज हैं, साइमल्टेनियसली स्क्रीन के ऊपर फॉल हो रही हैं. तो होगा क्या? देखो लाइट में कभी ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह रेड कलर आ गया, एक ही जगह ग्रीन कलर आ गया तो रेड और ग्रीन कोलिजन हो गए. एक ही जगह नया कलर फॉर्म हो जाएगा, ऐसे समझ लो. तो हर एक वेवलेंथ, ऐसे समझो, हर वेवलेंथ इंडिपेंडेंटली अपना पैटर्न बनाएगी स्क्रीन के. वो एक अलग बात है कि हमको दिखाई क्या देगा, बट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हर एक वेवलेंथ का इंडिपेंडेंटली उसके लैम्डा के हिसाब से पैटर्न फॉर्म होगा. ठीक है ना? अब क्योंकि जैसे जिसका वेवलेंथ कम है, यानी कि जैसे वॉयलेट कलर हुआ, वॉयलेट कलर का 400 है तो वॉयलेट के जो फ्रिंजेस होंगे वो पास पास होंगे. 700 यानी रेड के फ्रिंजेस दूर दूर होंगे. लेकिन इन वॉयलेट और रेड के बीच में भी इनफाइनाइट कलर्स होंगे. तो होगा क्या? अल्टीमेटली हमको दिखाई क्या देगा? तो हमको दिखाई देगा कि पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो मल्टी कलर्ड है. ठीक है? लेकिन स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट होगा जो व्हाइट होगा. पूरी की पूरी स्क्रीन मल्टी कलर्ड होगी, एक पॉइंट व्हाइट होगा. बताओगे कौन सा पॉइंट? मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां सारे कलर्स प्रेजेंट हो. 90 डिग्री पे सर, क्योंकि 90 नहीं, 0 डिग्री पे, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे. देखो हर एक कलर का ब्राइट फ्रिंज अलग अलग डिस्टेंस पे बनेगा क्योंकि लैम्डा अलग अलग है. लेकिन एक ब्राइट फ्रिंज ऐसा होता है जो लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता है, और वो होता है y=0 वाला. तो ऐसे समझो कि y=0 पे सारे कलर्स का मैक्सिमम प्रेजेंट होगा. अभी सारे कलर्स का मैक्सिमम अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो हमको व्हाइट नजर आएगा. होगा ना? तो सेंटर ऑफ स्क्रीन व्हाइट होगा, उसके अलावा पूरी स्क्रीन फिर मल्टी कलर्ड होगी. कहीं पे 2 कलर कोइंसाइड कर रहे होंगे, कहीं 3 कर रहे होंगे, इस तरह से. ठीक है ना? तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? तो इसमें बस ये लिख देना कि ईच वेवलेंथ will form its interference pattern on screen independently. ठीक है? इंडिपेंडेंटली मतलब कि आपस में डिपेंड नहीं करेगा. तो ऐसे बोल सकते हैं कि होल स्क्रीन will look multicolored but center of screen will be white. क्यों white होगा? Because each wavelength will have central bright fringe. Each wavelength will have central bright fringe at y=0 simultaneously. बताओ, ये बात क्लियर है? सर हाँ. सर ऐसा होगा ना कि हर पॉइंट पे सारी वेवलेंथ की जो लाइट होंगी वो सारी वेवलेंथ की होगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी. हाँ, तो ऐसे बोल सकते हैं. तो कहीं पर ज्यादा जो ज्यादा इंटेंस होगी वो ज्यादा दिखेगी. यस कलर करेक्ट. लेकिन एक पॉइंट स्क्रीन के ऊपर व्हाइट होगा. ये तो क्लियर है ना? यस सर. क्योंकि वहां पे सभी का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज प्रेजेंट होगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको निकालना क्या है. तो हमको क्या निकालना है वो क्वेश्चन में दे रखा होगा. जैसे अगर हमसे कहा जाए कि वॉयलेट कलर के लिए कैलकुलेशन करो, तो फॉर वॉयलेट यानी लैम्डा वी की वैल्यू
400 नैनोमीटर है। तो वॉयलेट के लिए बताओ कि ब्राइट फ्रिंज का क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ब्राइट फ्रिंज वॉयलेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे n लैम्डा v कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और वॉयलेट का अगर डार्क फ्रिंज लिखना हो, डार्क फ्रिंज ऑफ वॉयलेट कलर, तो वो हो जाएगा 2n+1 लैम्डा v कैपिटल D अपॉन 2d। देखो इसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि नहीं रेड के लिए बताओ, तो फॉर रेड कलर के लिए लैम्डा r हो गया 700 नैनोमीटर। तो रेड कलर के लिए y ब्राइट फ्रिंज रेड क्या लिखेंगे। अब यहाँ n मत लिखो, यहाँ m लिख दो क्योंकि अलग है ना। ये हो गया m लैम्डा r कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और y डार्क फ्रिंज रेड कलर, तो ये हो जाएगा 2m+1 लैम्डा r कैपिटल D अपॉन 2d। देखो कहने का मतलब हमें जो भी कलर निकालने के लिए कहेगा हमें उसका वेवलेंथ बताएगा कि कौन सा कलर हमको स्टडी करना है, और उसी कलर के लिए हम कैलकुलेट कर देंगे। फिर इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी बनते हैं कि हमें निकालनी है, सपोज हमें निकालना है पोजीशंस वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ वॉयलेट एंड रेड विल कोइंसाइड। हमसे कहेगा वो पोजीशंस बताओ जहां पे वॉयलेट और रेड के ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो कैसे निकालेंगे पोजीशन वेयर वॉयलेट ब्राइट एंड रेड ब्राइट विल कोइंसाइड, बताओगे। दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस को इक्वल करते हैं। दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल कर सकते हैं, इसका मतलब ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ वॉयलेट इज इक्वल टू ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ रेड। तो यहां से तुमको मिलेगा n लैम्डा v कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू m लैम्डा r कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो कब कब होगा ऐसा, तो n अपॉन m अगर निकालोगे तो ये लैम्डा r अपॉन लैम्डा v आएगा, तो ये 7/4 आएगा। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7th ब्राइट फ्रिंज ऑफ वॉयलेट कोइंसाइड होगा किससे, 4th ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड से। अगली बार कब होगा, नेक्स्ट टाइम, ये तो पहली बार होगा। अगली बार ये रेशियो 7/4 कब बनेगा, जब ये 14 और 8 हो जाएगा, यानी कि 14th ब्राइट फ्रिंज ऑफ वॉयलेट कोइंसाइड होगा 8th ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड से, एंड सो ऑन, इसी तरह से पढ़ते जाओ। इस समझ में आ गया। तो अगर हमें y निकालना हो तो y निकालने के लिए n में चाहे 7 रख दो या m में 4 रख दो। अगर ये यूज कर रहे हो y निकालने के लिए तो n की वैल्यू 7 रख दो, और अगर ये यूज कर रहे हो तो m की वैल्यू 4 रख दो। समझ में आई बात। यस सर। और एक और तरीका है, alternately these positions will be LCM of y bright fringe violet comma y bright fringe red। LCM पढ़ा है ना मैथ्स में, क्यों भाई। यस सर। पढ़ा है तो देखो यूज कहाँ पे आ रहा है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, मैं ऐसे ही रफली ले लेता हूँ। सपोज ये वैल्यू निकल के आई रेड है, तो ये निकल के आई सपोज 7 mm, और ये वैल्यू सपोज निकल के आ रही है 4 mm, और ये वैल्यू निकल के आ रही है 7 mm। तो क्या लगता है ये कब कोइंसाइड होंगे। तो वो 7 से मल्टीप्लाई होगी पहली बार 28 mm पे होंगे ना,
अगली बार कोइंसाइड होंगे 56 mm पे, मतलब इसी तरह से मल्टीपल होते जाएंगे। तो ये जो 28 है वो बेसिकली है क्या, वो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो इसको हम एलसीएम ऑफ दिस, और ठीक है फिर उसी की मल्टीपल में बढ़ा लेना, एक ही बात है। इसी तरह डार्क के लिए बोलेगा तो डार्क वाली दोनों इक्वल कर देना कि इनके डार्क कहाँ कोइंसाइड करेंगे, तो जहां ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी। बेसिक बात सिर्फ इतनी सी है कि हर एक कलर अपने अपने लैम्डा के हिसाब से फॉर्मेशन करेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कौन सी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन लेते हैं, ना YDSE सेटअप, स्मॉल डी दिया हुआ है सपोज 1 mm, कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर, और ये YDSE सेटअप हम यूज कर रहे हैं विथ वाइट लाइट। वाइट लाइट यानी कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। तो हमें निकालना है पोजीशंस वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ lambda 1 equal to 500 nanometer and lambda 2 equal to 700 nanometer will coincide। फिर हमको निकालनी है पोजीशन वेयर डार्क फ्रिंजेस ऑफ lambda 1 500 and lambda 2 700 will coincide। फिर सी पार्ट में निकालना है कि which wavelength or wavelengths will have maxima at y equal to 1.5 mm, and D part में which wavelengths will have minima at y equal to 1.5 mm। निकाला ए पार्ट। ए पार्ट में ब्राइट फ्रिंज कह रहा है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के, तो इसको ऐसे लिख लो n लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इक्वल टू m लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ से n अपॉन m की वैल्यू 7/5 आई है, तो इसका मतलब है कि n को हम 7 ले सकते हैं और m को हम 5 ले सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आई निकल के, तो n अगर 7 लेते हैं तो 7 इंटू 500 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो देखो कितना आता है, ये 3.5 mm आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला वाला हो जाएगा 7 mm और अगला वाला हो जाएगा 10.5 mm, इसी में बढ़ते जाए ना आगे एंड सो ऑन। फिर बी पार्ट में डार्क कह रहा है, तो डार्क के लिए ये लगेगी 2n+1 लैम्डा 1 अपॉन d अपॉन 2d इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन 2d। तो यहाँ से आएगा निकल के कि 2n+1 अपॉन 2m+1 की वैल्यू 7:5 आ रही है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली 2n+1 को 7 ले लो और 2m+1 को 5 ले लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम 2m+1 को 7 लेते हैं 2n+1 को, तो 7 इंटू 500 10⁻⁹ इंटू 1 अपॉन 2d है, ध्यान रखना। तो 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना आएगा 3.5/2 1.7. हाँ 1.75 1.7. mm। अगली बार कहाँ होगा ये, नेक्स्ट कब पड़ेगा,
क्यों भाई? नेक्स्ट कब आएगा? अब नेक्स्ट 3.5 मत बोल देना, क्योंकि अभी तो तुमने 3.5 पे मैक्सिमा कोइंसाइड कराए थे। तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रेशियो 7/5 है, तो ये ऑड होना चाहिए और ये भी ऑड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो अगली बार ये रेशियो हम 14/10 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना? तो अगला हमको जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए 21/15, और अगला जो लेना चाहिए वो 35/25, इस तरह से। तो एक तरह समझो तो ऑड मल्टीपल ही आएंगे केवल। तो 1.75 पॉसिबल होगा, उसके बाद 5.25 पॉसिबल होगा, ठीक है? उसके बाद 8.75 पॉसिबल होगा। ये समझ में आया क्यों है? अगला जो रेशियो होगा वो 21/15 होगा, और अगला जो होगा वो 35/25 होगा। इस तरह से बनेंगे ये, क्योंकि ऑड अपॉन ऑड ही होना चाहिए, इवन नहीं चलेगा। बताओ ए पार्ट बी पार्ट। क्लियर है? Yes, sir. सी में आओ। सी में हमसे कह रहा है कि विच वेवलेंथ विल हैव मैक्सिमा एट 1.5, तो उल्टा क्वेश्चन है। तो मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है? मैक्सिमा होता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और ये वैल्यू दी हुई है 1.5 mm। तो एक काम करो, एन लैम्डा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? ये आएगा 1.5 mm है तो 10⁻³ डी का मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाई कैपिटल डी यानी कि 1, और इसको चाहो तो कन्वर्ट कर लो नैनोमीटर में, तो कितना आएगा? ये नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 आएगा। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1500 अपॉन n नैनोमीटर। अब ध्यान से देखो, n इक्वल टू 1 ले सकते हैं क्या? n इक्वल टू 1 लोगे तो 1500 आएगा, तो 1500 हमारे रेंज में नहीं है। n इक्वल टू 2 भी नहीं ले सकते हैं, n इक्वल टू 3 ले सकते हैं। n इक्वल टू 3 लेंगे तो लैम्डा आएगा 500। n इक्वल टू 4 ले सकते हैं क्यों भाई? n इक्वल टू No, sir. 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 4 लेंगे तो फिर वो रेंज के बाहर निकल जाएगा। तो हमारे रेंज में एक ही वैल्यू आ रही है। इसी तरह डी ऑप्शन में डार्क फ्रिंज निकालना है, तो इसको फिर से उसी तरह से 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d करेंगे 1.5 mm के इक्वल। तो यहाँ से तुम्हें लैम्डा का वैल्यू मिलेगा 3000 अपॉन 2n+1, देखो नैनोमीटर। तो इसमें n इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 2 लेंगे, तो n इक्वल टू 2 लोगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना बनेगा? 600। तो ये पॉसिबल है। n इक्वल टू 3 लें अगर, n इक्वल टू 3 भी पॉसिबल है, देखो ध्यान से। तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 428। n इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं आएगा। तो डी पार्ट के दो आंसर हो गए, लैम्डा इक्वल टू 600 एंड लैम्डा इक्वल टू 428। देखो ध्यान से, मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो एक बार देख लो ध्यान से, कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी यहीं तक रखते हैं। तो ये 3 वेरिएशन हो गए हैं, 2-3 और हैं छोटे छोटे वेरिएशंस।